यह जो तस्वीर देख रहे हैं, यह मजदूर भिखारी अलीगढ़ स्टेशन के पास एक डस्टबिन के सामने खड़ा है। यह शख्स अक्सर या तो स्टेशन पर पड़े डस्टबिन से बचे खुचे खाने वाला पदार्थ उठाकर खाता था या फिर कम पैसों में किसी के यहां मजदूरी करता था। लेकिन जरा सोचिए, अगर ऐसे शख्स का बेटा आगे चलकर आईएएस अधिकारी बन जाए और अपने ऊपर दागे गए 7 गोलियों का बदला ले, तो कितनी बड़ी बात होगी। और आगे कुछ ऐसा ही हुआ जो पूरे भारत में ही इतिहास नहीं रचा, बल्कि इसकी चर्चा इंटरनेशनल मीडिया में आज भी होती है। ये सच्ची कहानी उन सब के लिए एक प्रेरणा बनेगी जो जीवन में जल्दी हार मान लेते हैं। एक घटना उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से जुड़ी हुई है। यहां एक मजदूर परिवार रहता था जो मजदूरी के लिए ही जाना जाता था। लेकिन इस परिवार का बेटा, जिसका नाम रिंकू राही था, और इस रिंकू राही को पढ़ाने के लिए उसके मजदूर पापा दिन रात मजदूरी करके उसके स्कूल के फीस भरते थे। उसके पापा को उम्मीद था कि उनका बेटा एक दिन बड़ा होकर परिवार को इस मजदूरी और भिखारी के आदत से बाहर निकालेगा। रिंकू का एक छोटा भाई भी था और एक बहन भी थी। रिंकू राही सबसे बड़े हैं। छोटा भाई दिनेश राही दादरी की एक फैक्ट्री में मजदूरी का काम करता था। रिंकू बहुत मेहनत करता था। वे मजदूरी से हटकर पढ़ाई की मजदूरी करता था और कड़ी मेहनत करके वह 10वीं बोर्ड एग्जाम में अपने अलीगढ़ जिले में टॉप 10 में आ जाता है, जो कि उस अच्छे अच्छे घर के संतान भी नहीं ला पाए थे। फिलहाल रिंकू के इस छोटे काबिलियत के लिए आप इसे लाइक जरूर देना। उसके बाद 12वीं में इसने गणित, भौतिकी और रसायन विज्ञान को अपना विषय बनाया। और यह उस समय की बात थी जब मोबाइल फोन्स भी नहीं हुआ करते थे। रिंकू किसी किसी से उधार पर किताबें लेकर ही पढ़ाई किया करता था। उसने 12वीं बोर्ड एग्जाम के साथ साथ आईआईटी और ये IEEE के लिए भी फॉर्म भरी। एग्जाम के बाद इसकी पढ़ाई की लेवल इतना थी कि इन्हें एनआईटी कॉलेज मिल गई। काउंसलिंग के बाद रिंकू शाही को एनआईटी जमशेदपुर का कॉलेज अलॉट किया गया। और उस घड़ी में सबसे ज्यादा कोई खुश था तो वो था उसका मजदूर बाप। लेकिन उस कॉलेज में दाखिला के लिए इस मजदूर पिता के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह अपने बच्चे का एडमिशन करा पाए। लेकिन उस समय सरकार की तरफ से गरीब मजदूर छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाती थी, जो परंपरा आज भी चलती है। तो उस छात्रवृत्ति के पैसों से ही रिंकू राही ने अपनी ग्रेजुएशन उस एनआईटी से कंप्लीट किया। लेकिन इस शख्स को पता नहीं था कि उसकी असली संघर्ष और उसके साथ क्या कुछ होने वाला है, वह बहुत ही दुखद होगा। उस समय यानी 2004 में ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद जितने भी तेज तर्रार लोग होते थे, वह किसी न किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी ही करते थे, क्योंकि उस समय प्राइवेट सेक्टर में उतनी जॉब नहीं थी जितनी आज के समय में है। इसलिए एनआईटी, आईआईटी अक्सर ग्रेड ए के गवर्नमेंट जॉब में आया करते थे। तो रिंकू राही भी इसी एक ग्रेड गवर्नमेंट जॉब के होड़ में लग गया। एक साल कड़ी मेहनत से पढ़ाई करने के बाद रिंकू राही ने यूपीपीएससी 2004 की परीक्षा पास कर ली। हालांकि उनकी रैंक उतनी अच्छी नहीं आई जिससे उनको डीएसपी या एसडीएम पद मिल सके। खैर, उसके बाद उनकी ट्रेनिंग होती है और उन्होंने साल 2008 में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में जिला समाज कल्याण अधिकारी के पद पर ज्वाइन किया। शुरुआत में रिंकू राही को उस विभाग के वित्तीय अधिकार नहीं दिए गए। जो भी फाइनेंशियल काम उनके विभाग से जुड़ा था, वो उनके ऊपर के अधिकारी ही देखते थे। जिला समाज कल्याण अधिकारी रहते हुए रिंकू राही को जब ट्रेनिंग के लिए ट्रेजरी भेजा गया, तो बहुत सारे छात्र उनसे कंप्लेन करने पहुंचे और बोले, सर उन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, जिससे उन्हें पढ़ाई करने में काफी दिक्कत आ रही है। ये सुनने के बाद समाज कल्याण अधिकारी रिंकू राही को खुद के कॉलेज के दिनों का समय याद आने लगता है, जब उन्हें भी छात्रवृत्ति लेकर ही अपनी पढ़ाई पूरी करनी पड़ी थी। तो रिंकू बच्चे को बोलते हैं कि बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, मैं सबको छात्रवृत्ति दिलाऊंगा और पैसे सबको मिलेंगे। फिर रिंकू राही जब आगे फाइल खोलने हैं, जो देखते हैं तो होश उड़ जाते हैं। उस जमाने में उस फाइल से वे पता लगाते हैं कि बड़े बड़े अधिकारियों ने तकरीबन 100 करोड़ रुपए का गोलमाल किया है। और इसमें डीएम से लेकर बड़े बड़े अधिकारी, मंत्री भी शामिल है। उन्होंने वहां स्कॉलरशिप और फीस प्रतिपूर्ति के नाम पर विभाग में किए जा रहे करोड़ों रुपए के घोटाले का पता किया।
लेकिन ऊपर से उन्हें बड़े अधिकारी का आर्डर आया कि अभी आप मुंह बंद रखिए। उसे बड़े अधिकारी ने आगे यह भी कहा, इसकी जांच आगे होंगे। लेकिन रिंकू राही को पता नहीं था कि यह बड़ा अधिकारी किस किस के संपर्क में है और क्या कुछ कर सकता है। रिंकू राही जिस सरकारी क्वार्टर में रह रहे थे, उसी सरकारी क्वार्टर में और भी अधिकारी रह रहे थे। कोई किसी ब्लॉक का सीईओ था तो कोई एसडीएम था। यानी कि उस सरकारी क्वार्टर में सभी छोटे बड़े अधिकारी रह रहे थे। बात है उस समय की, जब ठंड की टाइम थी और सभी अधिकारी ग्राउंड में आकर कोई अलाव सेक रहा था तो कोई टीम बनाकर बैडमिंटन खेल रहा था। इस दिन सबसे अजीब बात यह थी कि और दिन कुछ अधिकारी इस समय तक सोए ही रहते थे, लेकिन उस दिन सुबह सारे अधिकारी मैदान पर थे। वहां पर 4 लोग बाहर से भी उस क्वार्टर में एंट्री ले लिए थे और वे बैडमिंटन का खेल देख रहे थे। क्योंकि बाकी बड़े अधिकारी भी इनके बारे में कोई कुछ नहीं पूछ रहा था, तो रिंकू भी इन लोगों को नजरअंदाज करके बैडमिंटन देखने और खेलने में अपना ध्यान देने लगे। तभी अचानक 7 राउंड फायरिंग होती है और ये फायरिंग किसी और पर नहीं हुई थी, बल्कि उस मजदूर के बेटे पर हुई थी जिसका नाम रिंकू राही था। रिंकू जिसने करोड़ों रुपए की छात्रवृत्ति का पर्दाफाश किया था, और इसी से नाराज वे अधिकारी और मंत्रियों के माफियाओं ने रिंकू को 7 गोलियां मारी थी। जो सबसे पहला गोली दागा गया वह उनके आंख में दागा गया ताकि वह किसी को आगे देख ही ना पाए। और रिंकू को लगी पहली गोली से उनकी एक आंख चली गई, दूसरी गोली उनके कान पर लगी जिससे एक कान भी हमेशा के लिए चला गया, तीसरी गोली उनके सिर में फंस गई, एक गोली उनके हाथ में लगी और 3 गोलियां उनके पास से होकर गुजर गई। उस समय जितने भी अधिकारी वहां मौजूद थे, किसी ने भी उस अधिकारी को छूने या संवारने की हिम्मत नहीं दिखाई। ना ही किसी ने मेडिकल स्टाफ को बुलाया, ना ही कोई एम्बुलेंस आया। सीओ से लेकर एसडीएम तक सभी यही कामना कर रहे थे कि वह जल्दी दम तोड़ दे, लेकिन यहां भगवान ने कुछ और ही किस्मत में लिखी थी। उस क्वार्टर से सटे कुछ आम लोगों का घर था। वे लोग इस गोली का आवाज सुनकर वहां उस क्वार्टर में आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो गार्ड एंट्री नहीं दे रहा था। गार्ड ये ही बोल रहा कि साहब का आर्डर है, गेट नहीं खोलना है। लेकिन लोगों के जोर जबरदस्ती धक्का मुक्की करने के बाद वे एंट्री दे देता है। फिर उन लोगों में से ही किसी ने एम्बुलेंस को बुलाया और रिंकू को अस्पताल में एडमिट किया गया। जिस सरकारी अस्पताल में इन्हें ले जाया गया, वहां का डॉक्टर भी उनकी इलाज करने से मना कर दिया। उनकी कंडीशन इतनी खराब थी कि डॉक्टर की टीम ने साफ साफ बोल दिया कि यह हमारे बस की बात नहीं है, इन्हें या तो दिल्ली या लखनऊ रेफर किया जाए। चूंकि अलीगढ़ से दिल्ली की दूरी ज्यादा नजदीक थी, तो लोगों ने इन्हें दिल्ली लाया। इलाज शुरू हुई और 1 महीने इलाज होने के बाद जिंदगी और मौत से जूझते हुए उनकी जिंदगी तो बच गई, लेकिन एक आंख की रोशनी चली गई और एक कान काम करना बंद कर दिया। लेकिन इनके साथ क्या कुछ हुआ था, कौन कौन अधिकारी इनके साथ खेल रहे थे, ये तो इनको याद था। एक आंखें नहीं है, आर्टिफिशियल आई है, जबड़ा है, जबड़ा पूरा नहीं मेरा, तो मेरे हिप्स बोन लेके जो उसको ट्रांसप्लांट किया गया। मेरे ईयर में जो है वो इश्यू रहा है काफी। इनके साथ क्या कुछ हुआ था, कौन कौन अधिकारी इनके साथ खेल रहे थे, ये तो इनको याद था। तो इन्होंने टोटल 8 लोगों पर जान लेने का मुकदमा ठोक दिया। इन्हें कहीं और ट्रांसफर किया जाता है, लेकिन ये अब वहां जाने से साफ मना कर देते हैं। अब उनके मन में बस यही चल था कि उन सभी अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोला जाए और उन्हें हमेशा के लिए उम्र कैद कर दिया जाए, जो उस 100 करोड़ रुपए को गबन करने में शामिल थे। ये मोर्चा खोलने के लिए जहां भी जाते थे, वहां मंत्रियों अधिकारियों द्वारा टॉर्चर किया जाने लगा था। क्योंकि इस गबन में बहुत सारे लोग शामिल थे, तो उनसे अकेले लड़ने में बहुत कठिनाई होती थी। फिर भी ये रुकते नहीं थे, कहीं ना कहीं धरने पर बैठकर अपनी आप बीती और उन भ्रष्ट अधिकारियों और मंत्रियों के खिलाफ बोलते ही रहते थे। फिर उन अधिकारियों के साथ कुछ मिले जुले मेडिकल डॉक्टर्स के द्वारा रिंकू राही को मेंटल घोषित कर दिया जाता है और पागल खाने में डाल दिया जाता है। सोचिए, इस कंडीशन में 99% लोग या तो टूट जाएंगे या इस लड़ाई को ये ही खत्म कर देंगे। लेकिन इस ईमानदार अफसर ने जो कुछ तांडव अपने भलाई के लिए और करोड़ों जनता के लिए किया,
वो सबके लिए मिसाल है। रिंकू कोर्ट की मदद से यह सिद्ध कर देता है कि वह मेंटल नहीं है और पागल खाने से वह बाहर आ जाता है। उसके बाद वह अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए, या यूं बोले तो इस लड़ाई के मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए, वह अपने होम टाउन यानी अलीगढ़ में कोचिंग खोलना है और बच्चों को यूपीपीएससी और सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कराता है। और यहां भी रिंकू राही चुप नहीं बैठते। वहां भी वे कभी आरटीआई लगाकर, कभी कुछ करके उन अधिकारियों के खिलाफ, उन विभाग के एक एक स्कीम की जानकारी लेते हैं और उसकी पोल पट्टी अभी भी खोलने रहते हैं। उधर उन पर गोली चलाने वालों को अभी तक सजा नहीं मिली थी, लेकिन इधर रिंकू सिंह तकरीबन 5 साल के अंदर 1200 बच्चों को अधिकारी बना चुके थे। रिंकू बच्चों को 100% सरकारी नौकरी में चयन के लिए 20-20 घंटे तक पढ़ाई करवाते थे। उसी दौरान कुछ बच्चों की जिद थी कि सर, आप भी एक बार आईएएस का एग्जाम क्वालिफाई करके क्यों नहीं उन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कुछ करते हैं। इस पर रिंकू मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं कि क्या बात कर रहे हो, मजाक तो नहीं कर रहे हो। लेकिन बच्चे फिर बस जिद करते हैं। पर उन्होंने खुद भी आईएएस की तैयारी की और पहली बार में ही परीक्षा पास कर ली। उन्होंने विशेष कोटे से यूपीएससी सिविल सेवा की परीक्षा दी थी और 2021 में 683वीं रैंक से उन्होंने परीक्षा को क्लियर किया। वह 2022 बैच यूपी कैडर के आईएएस अधिकारी बने। अब इन्होंने बदला कैसे लिया और उन माफियाओं के साथ क्या कुछ हुआ वो आगे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप ये बताइए कि जिस तरह से आईपीएस मनोज शर्मा के नाम से 12वीं फेल फिल्म बनी थी, उस तरह से रिंकू राही पर भी फिल्म आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए। आप इस मुहिम को जरूर ऊपर उठाएं, क्योंकि अगर ऐसे ईमानदार अफसर पर नहीं फिल्म बनी तो हमारे यूनिवर्स के लिए अन्याय होगा। वो शख्स जिसने अपनी जिंदगी कुर्बानी पर लगा दी थी और 7 गोलियां खाई, 1 रुपए तक घूस नहीं ली, इसके लिए आप मुहिम में जरूर जुड़ना। इसके लिए यह वीडियो हर एक व्यक्ति के पास होना चाहिए। आप अपने तरफ से इस वीडियो को शेयर करना नहीं भूलना, ताकि इस रिंकू और इसके पिता के संघर्ष की कहानी भारत के एक एक लोगों को पता चले। अब रिंकू ने आईएएस बनकर उन माफियाओं से बदला कैसे लिया, तो उनके आईएएस बनने से पहले तक सभी माफिया बाहर थे और मजे में घूम रहे थे। वे अपने आईएएस ट्रेनिंग से पहले कोर्ट जाते हैं और टोटल 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा शुरू होती है। जो 8 लोग थे, उनमें कुछ उनके साथ बैडमिंटन खेल रहे थे और कुछ लोग उस दिन उस कैंपस में अनजान लोग भी आए थे, जो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया। अलग से जो अनजान लोग आए थे, उनमें से 2 शूटर थे, जो क्वार्टर में किसी बड़े अधिकारियों के मदद से एंट्री लिए थे। इन 8 लोगों पर मुकदमा शुरू होती है, जिनमें से 4 लोगों के खिलाफ सबूत मिल गए। उनमें 2 एसडीएम रैंक के अधिकारी थे और 2 शूटर थे। बाकी 4 लोगों का सबूत रिंकू राही जुटाने में समर्थ नहीं हुए, लेकिन जिन चारों के खिलाफ सबूत मिली, उन्हें सलाखों के पीछे भेज दिया। उनकी नौकरी तो गई ही, साथ में उन्हें 10 सालों की जेल की सजा सुनाई गई, जो आज तिहाड़ जेल में बंद है। अर्थदंड भी दिया गया और सारे रुपए लौटाने के लिए भी कहा गया। दरअसल जिस दिन बैडमिंटन का गेम चल रहा था, उस दौरान एक अधिकारी बाहर से आई शूटर को आंखों आंखों से इशारा करता है कि यही रिंकू राही है, क्योंकि उस समय तक शूटर को भी नहीं पता था कि उन लोगों में से रिंकू राही कौन है। फिर अधिकारी पीछे जाकर आंखों से ही इशारा करता है कि गेम ऑन कर दो, यानी कि फायरिंग शुरू कर दो, और उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी जाती है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिस पीसीएस अधिकारी रिंकू सिंह राही पर मुजफ्फरनगर जिले में 15 साल पहले अटैक किया गया था, वह आज उसी जिले में आईएएस यानी डीएम बनकर वापस आ गए हैं। समाज कल्याण विभाग में घोटाले का खुलासा करने पर उन पर 2009 में अटैक हुआ था। आज 2025 में उसी जिले के कलेक्टर है। और हाल ही की बात है कि जिस स्थान पर बैडमिंटन कोर्ट लगी थी, उसी फील्ड में एक शाम वो अपने सरकारी गाड़ी से पहुंचते हैं। उनके उस स्थान पर पहुंचते ही उस सरकारी क्वार्टर में मौजूद छोटे अधिकारी बाहर निकलकर उन्हें सैल्यूट करने लगते हैं। लेकिन रिंकू राही उस दौरान मौन रहते हैं और कुछ सोचने लगते हैं, और उनके आंखों से आंसू थे। मौजूद अधिकारियों में से एक अधिकारी पूछता है, क्या हुआ सर?
क्योंकि वह सारे छोटे अधिकारी नए थे और उन्हें इस घटना के बारे में शायद पता नहीं थी। फिर डीएम साहब बोलते हैं कि इस जगह से बहुत बड़ी घटना उनके साथ जुड़ी हुई है। फिर वे सारी कहानी अपने शब्दों में बताते हैं। ये सुनने के बाद सभी अधिकारी इमोशनल हो जाते हैं। उनमें से कुछ को इस घटना के बारे में पहले से ही पता था, तो कुछ को अभी पता चला। मैं इस कहानी के माध्यम से यह भी बताना चाहूंगा कि रिंकू राही उन अफसरों के लिए भी मिसाल है जो भ्रष्ट सीनियर अधिकारियों और दबंगों से डर जाते हैं। रिंकू सिंह की सक्सेस स्टोरी युवाओं को असफलताओं से कभी हार नहीं मानने की भी सीख देती है।